स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे नया चैप्टर। हमने शुरू किया था सार्क। तो सार्क क्या है ये आप लोग समझ चुके हैं, फिर से एक बार दोहरा देती हूँ। तो सार्क SAARC साउथ एशिया साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन, इसका हिंदी अनुवाद है दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ। तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं और ये हमको ये भी ज्ञात है कि इसका निर्माण कब हुआ था। तो 7/8/1985 को इसका निर्माण हुआ था। और किसने किया था? दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ का निर्माण किसने किया था? जिया-उल-रहमान ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और ये कहाँ के राष्ट्रपति थे? तो वो बांग्लादेश के राष्ट्रपति थे। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तो बांग्लादेश के राष्ट्रपति ने समस्त राष्ट्रों की जो उसके सदस्य हैं उन सब की यात्रा करके प्रमुख दस्तावेजों को कलेक्ट किया और कलेक्ट करने के बाद सार्क का निर्माण हुआ। तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं। और ये कैसा संगठन है? एक सहयोग का संगठन है जिसमें प्रत्येक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को सहयोग करेगा। और ये सहयोग किस क्षेत्र में है? क्षेत्रीय है, यानी आसपास के क्षेत्र है। और कहाँ के क्षेत्र है? विश्व में एशिया के क्षेत्र है और एशिया में भी दक्षिण के क्षेत्र है। तो ये सहयोग संगठन वही का संगठन है। अब हम आते हैं इसके अगले टॉपिक पे, जिसका नाम है सार्क के सिद्धांत। कि सार्क का निर्माण हो गया, अब सार्क किस प्रकार से आगे अपने कार्यों को करेगा और उसके सिद्धांत मुख्यतः क्या रहेंगे, इसे हम पढ़ने जा रहे हैं। अनुच्छेद 2 में सार्क के प्रमुख सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है। ध्यान रहे, अनुच्छेद 2 सार्क के सिद्धांतों का इसमें उल्लेख किया गया है। ये इस प्रकार है। नंबर 1, संगठन के ढांचे के अंतर्गत सहयोग, समानता, क्षेत्रीय अखंडता, राजनीतिक स्वतंत्रता व एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना तथा आपसी लाभ के सिद्धांत का सम्मान करना माना गया है। नंबर 2, कि सहयोग द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग का स्थान नहीं लेगा बल्कि उनका पूरक होगा। और तीसरा है कि सहयोग द्विपक्षीय व बहुपक्षीय उत्तरदायित्व का विरोधी नहीं है। तो 3 बातें इसमें मुख्यतः आई। कि पहली बात क्या आई? कि स्वतंत्रता, क्षेत्रीयता, अखंडता, राजनीतिक स्वतंत्रता और एक दूसरे के मामले में, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना है। और हस्तक्षेप नहीं करना है, लेकिन जहाँ कहीं भी लाभ की बात होती है तो लाभ किसी एक या 2 राष्ट्र को नहीं, बल्कि जो 8 राष्ट्र हैं, सार्क के 8 सदस्य राष्ट्र हैं, उन सब को लाभ मिलेगा और सब एक दूसरे का सम्मान करेंगे। ये पहला सिद्धांत घोषित किया गया। दूसरा इसमें सिद्धांत बनाया गया कि जो सहयोग होगा, सहयोग द्विपक्षीय या त्रिपक्षीय नहीं होगा। द्विपक्षीय त्रिपक्षीय का अर्थ ही होता है कि कोई 8 राष्ट्र है, उनमें से कोई 2-3 ही भाग ले रहे हैं और बाकी सब लोग देख रहे हैं, वही सारा काम कर रहे हैं या सहयोग कर रहे हैं। ऐसा नहीं होगा। 8 राष्ट्र हैं तो 8 के 8 राष्ट्र मिलकर सार्क के समस्त सिद्धांतों का पालन करेंगे। लेकिन ये समझौता द्विपक्षीय त्रिपक्षीय नहीं था, लेकिन क्या था? सभी एक दूसरे के पूरक बनेंगे। पूरक का अर्थ क्या होता है? कि एक दूसरे के बिना काम नहीं चलेगा। कि जब भी कोई कार्यवाही होगी तो समस्त राष्ट्र एक दूसरे के पूरक होंगे, एक दूसरे की कार्यवाहियों में उसकी पूर्ण रूप से मदद करेंगे। और तीसरा सिद्धांत पड़ा उत्तरदायित्व का, कि उत्तरदायित्व में द्विपक्षीय त्रिपक्षीय का वो विरोधी नहीं है। इसका अर्थ ये है कि कोई राष्ट्र किसी कार्य को करने में ज्यादा एफिशिएंसी रखता है, दूसरा कोई राष्ट्र किसी अन्य कार्य को रखने में एफिशिएंसी रखता है, तो वो अपने कार्यों को, अपने उत्तरदायित्वों को बांट सकते हैं। वो कार्य में किसी की मदद ले सकते हैं, तो वो द्विपक्षीय या त्रिपक्षीय हो सकता है। यानी उत्तरदायित्व के मामले में सार्क
इसका विरोध नहीं करता। तो ये 3 बेसिक सिद्धांत थे जो सार्क के सिद्धांतों के अंतर्गत आते हैं। अगला हेडिंग है सार्क की संस्थाएं। कि सार्क की वो कौन कौन सी संस्थाएं होंगी जिनके माध्यम से सार्क कार्य करेगा। तो इसकी ये 8 प्रमुख संस्थाएं हैं। नंबर 1 है शिखर सम्मेलन, नंबर 2 मंत्री परिषद, नंबर 3 स्थायी समितियां, नंबर 4 तकनीकी समितियां, नंबर 5 कार्यकारी समितियां, नंबर 6 सचिवालय, नंबर 7 क्षेत्रीय प्रावधान, नंबर 8 अन्य प्रावधान। तो ये 8 संस्थाएं मिलकर सार्क के कार्यों को पूर्णता प्रदान करती है। तो हम बारी बारी से इन 8 के बारे में पढ़ेंगे कि ये 8 संस्थाएं क्या क्या कार्य करती हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं शिखर सम्मेलन को। तो शिखर सम्मेलन में क्या हो? अनुच्छेद 3 के अनुसार प्रति वर्ष शिखर सम्मेलन होंगे जिसमें सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल होंगे। पहला शिखर सम्मेलन बांग्लादेश की राजधानी ढाका में 7-8 दिसंबर 1985 को आयोजित किया गया। उसके बाद में लगातार ये क्रम चलता रहा और 17वां शिखर सम्मेलन 10-11 नवंबर 2011 को मालदीव के अंतोल द्वीप में संपन्न हुआ और 18वां शिखर सम्मेलन 26-27 नवंबर 2014 को काठमांडू में संपन्न हुआ। तो शिखर सम्मेलन का जो वर्णन है वो अनुच्छेद 3 में किया गया है। और इस शिखर सम्मेलन की शुरुआत कहाँ हुई थी? हमें ज्ञात है कि बांग्लादेश की राजधानी ढाका में 7-8 दिसंबर 1985 को शिखर सम्मेलन प्रारंभ हुआ और उसी क्रम में लगातार शिखर सम्मेलन होते चले गए। और पहले इससे शुरुआत होते होते हम यदि अंतिम तक की बात करते हैं तो 17वां और 18वां शिखर सम्मेलन भी 17वां हुआ मालदीव में अंतोल द्वीप में और 18वां शिखर सम्मेलन नेपाल काठमांडू में संपन्न हुआ। अगला है मंत्री परिषद। इसका वर्णन अनुच्छेद 4 में किया गया है जिसके अनुसार यह सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों का परिषद होगा जिसमें बैठकें आवश्यकता अनुसार कभी भी हो सकती है, परंतु 6 माह में एक बैठक अवश्य होनी चाहिए। इसके कार्य हैं वे संघ की नीतियों का निर्धारण करेंगे, सामान्य हित के मुद्दे के बारे में निर्णय करना तथा सहयोग के नए क्षेत्र खोजना है। तो मंत्री परिषद शिखर सम्मेलन के अंदर तो राष्ट्राध्यक्ष शामिल होते हैं। शिखर सम्मेलन केवल राष्ट्राध्यक्षों का ही सम्मेलन होता है। और दूसरा मंत्री परिषद विदेश मंत्रियों का सम्मेलन होता है। तो इसकी बैठकें कभी भी हो सकती है लेकिन 6 महीने में एक बार होना आवश्यक होता है। तो विदेश मंत्री मिलकर मंत्री परिषद का निर्माण करते हैं। इनका मुख्य कार्य क्या होता है? केवल इनका मुख्य कार्य है सहयोग के नए क्षेत्र खोजना और उस सहयोग के नए क्षेत्र खोजने के बाद अग्रिम कार्यवाहियों के लिए ऑर्डर देना। ये सारे के सारे कार्य मंत्री परिषद करता है। अगला है स्थायी समितियां। स्थायी समितियां अनुच्छेद 5 के अनुसार यह सदस्य देशों के सचिवों की समिति है जिसकी बैठकें आवश्यकता अनुसार कभी भी किंतु वर्ष में एक बार अवश्य होनी चाहिए। इसके प्रमुख कार्य हैं सहयोग के कार्यक्रम को मॉनिटर करना, नंबर 2 अंतर क्षेत्रीय प्राथमिकताओं को निर्धारित करना और नंबर 3 अध्ययन के आधार पर सहयोग के नए क्षेत्रों की पहचान करना। तो जहां शिखर सम्मेलन राष्ट्राध्यक्षों का सम्मेलन है, मंत्री परिषद विदेश मंत्रियों का सम्मेलन है, तो स्थायी समिति सचिवों का सम्मेलन करता है। तो सचिवों से मिलकर स्थायी समिति बनाती है जिसका वर्णन अनुच्छेद 5 में किया गया है और इसके साथ ही आवश्यकता अनुसार इनकी
बैठकें होती रहती है और इनकी बैठकें वर्ष में एक बार अवश्य होनी चाहिए। और इनका काम भी यही है कि जो भी कार्यवाही होती है शिखर सम्मेलन में और मंत्री परिषद में वो उनकी मॉनिटरिंग करते हैं। यानी कि जैसे हम देखते हैं कि जो भी हमारे मॉनिटर पे कार्य चल रहा है कि वो मॉनिटर पे दिखता है हमको, तो स्थायी समितियों का काम यही है कि इन दोनों के द्वारा किए गए कार्य दिखते हैं और उस दिखाने का पूरा प्रयास करते हैं। दूसरी बात ये लोग ये करते हैं कि जो आवश्यकता है कि क्षेत्र की आवश्यकता क्या है, कौन सी प्राथमिकता है, किस पर कार्य पहले किया जाना चाहिए, उनको ये डिसाइड करते हैं। और उसके बाद में पूरी की पूरी उन क्षेत्रों का, इन 8 राष्ट्रों के जो क्षेत्र है उस क्षेत्र का की पहचान करते हैं कि कहाँ से कार्य को शुरू किया जाए। अगला है तकनीकी समितियाँ। तकनीकी समितियाँ अनुच्छेद 6 में इसकी व्यवस्था की गई है। इसमें सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं जो अपने अपने क्षेत्र के कार्यक्रम को लागू करने, उनमें समन्वय पैदा करने और उन्हें मॉनिटर करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। ये स्वीकृत क्षेत्रों के क्षेत्रीय सहयोग के क्षेत्र और नवीन संभावित क्षेत्रों का पता लगाते हैं। तो तकनीकी समिति का जो कार्य है अनुच्छेद 6 में किया गया है और 6 के अंदर ये सदस्य देशों के प्रतिनिधि होते हैं जो तकनीकी समितियों के सदस्य बनते हैं। और इनका काम यही होता है कि ये उन क्षेत्रों की पहचान करते हैं। फिर उन क्षेत्रों की पहचान करने के बाद वहाँ से जो कार्यक्रम लागू होते हैं उन कार्यक्रमों को लेकर आना, समन्वित करना और सहयोग के साथ मॉनिटर करना, ये सारी की सारी जिम्मेदारी तकनीकी समिति की ही होती है। और ये इन सभी कार्यों को जो भी फाइलिंग होती है टेक्निकली, वो सारी फाइलिंग टेक्निकली करते हैं। अगला है कार्यकारी समिति। कार्यकारी समितियां अनुच्छेद 60 में कार्यकारिणी समिति का वर्णन किया गया है। यह समिति स्थायी समिति द्वारा स्थापित की जाती है तथा इसके निर्माण की आवश्यकता पड़ने पर ही इसका निर्माण किया जाता है। इसके सदस्यों की संख्या भी आवश्यकता अनुसार घटाई और बढ़ाई जा सकती है। यह समिति एक्शन और कमिटमेंट का कार्य करती है। तो स्थायी समिति कार्यकारिणी समिति जो है ये स्थायी समिति कार्यकारिणी समिति का निर्माण करती है, जिसका निर्माण आवश्यकता अनुसार होता है कि किस समय कहाँ पर कौन सा काम चल रहा है और कितने लोगों की आवश्यकता है। तो ये इसकी संख्या भी घटाई और बढ़ाई जा सकती है कि वही सदस्य राष्ट्र मिलकर इसका निर्माण करते हैं। सभी राष्ट्रों के प्रतिनिधि इसमें शामिल हो जाते हैं और प्रतिनिधियों के शामिल होने के बाद इसकी आवश्यकता के अनुसार इसकी संख्या घटाई बढ़ाई जा सकती है। और कार्य का एक टारगेट दे दिया जाता है कि इस कार्य को इस निश्चित अवधि में पूर्ण करना होता है। तो कमिटमेंट वाली जो कंपनी होती है कार्यकारी समिति। अगला है सचिवालय। सचिवालय का अनुच्छेद 8 में वर्णन किया गया है और इसकी स्थापना दूसरे 7 सम्मेलन जो बेंगलोर में हुआ था 16 जनवरी 1987 में हुआ था, उस समय इसकी घोषणा की गई थी। 17 जनवरी 1987 से काठमांडू में सचिवालय ने कार्य करना प्रारंभ कर दिया था। महासचिव का पद सदस्य राष्ट्रों में बारी बारी से घूमता रहता है। महासचिव के ये पद बारी बारी से आने के कारण पुराना महासचिव नए महासचिव का नाम घोषित करता है, जिससे सार्क मंत्री परिषद नियुक्त कर देता है। सार्क के सचिवालय को 7 भागों में बांटा गया है तथा प्रत्येक भाग के अध्यक्ष को निदेशक कहा जाता है। महासचिव का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। तो सार्क का जो सचिवालय है, सचिवालय का पद, सचिवालय जो है दूसरे शिखर सम्मेलन में ही तय हो चुका था कि सचिवालय कहाँ होगा, काठमांडू में। काठमांडू कहाँ है, नेपाल में। तो नेपाल के काठमांडू में सचिवालय का निर्माण करके कार्य करना उसमें प्रारंभ कर दिया था।
1987 में, और तब से ही सचिवालय वहाँ पर मौजूद है और कार्य करता है। और जितना भी सभी सदस्य राष्ट्रों के अध्यक्ष जो है बारी बारी से महासचिव का पद उनमें घूमता रहता है। पुराना महासचिव नए महासचिव का नाम घोषित करता है और फिर मंत्री परिषद उसी नाम को आगे बढ़ा देती है, तो वही अध्यक्ष हो जाता है उस साल के लिए, और उसके बाद में वो कार्य चलता रहता है। तो सचिवालय का मेन काम जो है कोऑर्डिनेशन करने का है कि ये जो शिखर सम्मेलन, मंत्री परिषद, स्थायी समितियाँ, तकनीकी समितियाँ और कार्यकारिणी समितियाँ जो कार्य करती है, उन सभी कार्यों को जो सूचनाएं आदान प्रदान करनी होती है, वो समस्त कार्य सचिवालय का होता है। सूचना लेना और सूचना देना मेन काम सचिवालय का यही होता है। अगला है वित्तीय प्रावधान। सॉरी ये कुछ भूल गई मैं सचिवालय में। तो सचिवालय का जो मेन काम है वो का सूचनाओं को प्रदान करना तो होता ही है। इसके 7 प्रमुख भाग होते हैं। प्रत्येक भाग को सचिवालय के प्रत्येक भाग का जो अध्यक्ष होता है उसको निर्देशक कहा जाता है, और ये निर्देशक ही मिलकर इन समस्त कार्यों को पूरा करता है और इन्हीं के आदेश पर समस्त कार्य किए जाते हैं। और इसके कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। वित्तीय प्रावधान। सार्क के कार्यों के लिए प्रत्येक सदस्य राष्ट्रों को अंशदान देना होता है। ये अंशदान पूर्णतः ऐच्छिक रखा गया है। कार्यक्रम के खर्च, समस्त व्यय और समस्त देशों में बांटने के लिए तकनीकी समिति का सहारा लिया जाता है, और सचिवालय का पूरा व्यय करने के बाद सदस्य देशों के अंशदान इस प्रकार निर्धारित हुए हैं। भारत 32%, पाकिस्तान 25%, नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश 11% भूटान और मालदीव 5.5%। बाद में अफगानिस्तान के जुड़ने के बाद इसका अंशदान का जो प्रतिशत है वो भी थोड़ा सा बदल गया है, लेकिन हम देखते हैं कि मैक्सिमम जो है भारत देता है अंशदान। इसका सबसे ज्यादा भारत देता है 32%, पाकिस्तान मात्र 25%, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश 11% देते हैं, और मालदीव और भूटान 5.5% देते हैं। तो सारा का सारा कार्य सार्क के प्रत्येक व्यय, सार्क का जितना भी व्यय होता है, आय और व्यय दोनों का जो कार्य है समस्त राष्ट्रों में बढ़ता है, लेकिन अंशदान जो है समस्त राष्ट्रों का वो ऐच्छिक रखा गया है, जिसमें सबसे ज्यादा जो अंशदान है वो भारत का रहता है 32%, और बाकी अन्य राष्ट्र अपने अपनी इच्छा के अनुसार इसका वित्तीय प्रावधान पूर्ण करने के लिए अंशदान देते हैं। अंतिम है अन्य प्रावधान। अनुच्छेद 10 के अंतर्गत सामान्य बातों का प्रावधान रखा गया है, जिसके अनुसार सभी निर्णय सर्वसहमति से लिए जाएंगे और विवादास्पद मामलों को छोड़ दिया जाएगा, यह निर्णय किया गया है। तो अन्य प्रावधान अनुच्छेद 10 के अंतर्गत किए गए हैं कि जो भी कार्य यहाँ पर होते हैं उसके अलावा भी कुछ छोटे छोटे कार्य होते हैं जो सामान्य कार्यों की श्रेणी में आते हैं, उनका प्रावधान अन्य प्रावधान के अंतर्गत लिया जाता है, और सभी के सभी निर्णय सर्वसहमति से पूर्ण होते हैं। सर्वसहमति के साथ ही समस्त कार्यवाही पूर्ण की जाती है। इस तरह से सार्क शिखर सम्मेलन हर बार सफलता की कगार चढ़कर चले गए और क्षेत्रीय सहयोग संघ एक माइलस्टोन बन गया। इसके बाद में सार्क के बाद में एक लंबी कतार क्षेत्रीय संगठन की खड़ी हो गई। तो सार्क शिखर सम्मेलन एक बेहतर शिखर सम्मेलन साबित हुआ।